हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी और राजस्थान पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में साथियों जो मैं क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आपको जिन भी प्रश्नों के आंसर आते हैं आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। पूरे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर रिप्लाई करना है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है? गंगानगर, धौलपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। यहाँ ऑप्शन दे रखा है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखा है। उसमें से पहला ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो पहला ऑप्शन दे रखा है साथियों गंगानगर, दूसरा ऑप्शन है धौलपुर, तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। टाइप करो भैया जल्दी से, आंसर क्या होगा? चलिए भाई, यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य जो उदय होता है। हाँ भैया, अब सभी को आवाज आ रही है क्या? मनीष आवाज आ रही है? चलिए भाई, क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होता है? तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर में। कहां पर होता है साथियों? धौलपुर में। राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो धौलपुर जिले में होता है। चलते साथियों प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है राजस्थान में सबसे बाद सूर्यास्त कहां पर होता है? यानी सबसे पहले सूर्य जो उदय होता है वो धौलपुर में होता है। यहां बोल रहा है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सबसे बाद में सूर्यास्त होता है? टाइप करो भैया, आंसर क्या होगा? गंगानगर, धौलपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। नहीं भैया, यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए भैया। राजस्थान में सबसे बाद सूर्यास्त कहां पर होता है? देखो भाई, धौलपुर में सबसे पहले उदय होता है, तो जैसलमेर में सबके बाद उदय होता है, और जैसलमेर में सबसे बाद भी अस्त होता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन जैसलमेर। धौलपुर और जैसलमेर में अगर समय का अंतर की बात करें तो लगभग 36 मिनट का समय का अंतर है। तो यहां हमें जैसलमेर को राइट करना होगा। राजस्थान में सबसे बाद सूर्यास्त कहां पर होता है? तो राजस्थान में सबसे बाद सूर्यास्त होता है जैसलमेर जिले में। चलते साथियों प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि राजस्थान में कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा ऐसा जिला है जो कर्क रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सेकंड सिरोही, ऑप्शन नंबर थर्ड बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करता हूं डूंगरपुर। यहां क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है साथियों आपके सामने प्रतापगढ़, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अगर साथियों आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। हाँ भाई जल्दी से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? बांसवाड़ा को हम राइट करेंगे। कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? तो कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय है बांसवाड़ा का। किसका साथियों? बांसवाड़े का। बिल्कुल हमें यहां पर बांसवाड़ा को राइट करना होगा। राजस्थान में कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो राजस्थान में कर्क रेखा के नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो है साथियों बांसवाड़ा। बिल्कुल हम यहां पर राइट करेंगे साथियों बांसवाड़ा को कि राजस्थान में कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है?
तो राजस्थान में कर्क रेखा के जो नजदीक जिला मुख्यालय है वो है साथियों बांसवाड़ा। तो बिल्कुल हम यहां पर क्लिक कर देंगे बांसवाड़ा को। जल्दी से चेक कर लीजिएगा भैया, आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? बिल्कुल क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा? बांसवाड़ा। सभी क्लियर हो चुका है। चलते साथियों प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 21 जून के किस भाग को में नो शेडो जोन बनता है? यहां क्वेश्चन बोल रहा है 21 जून को भारत का ऐसा कौन सा भाग है जिसके अंदर नो शेडो जोन बनता है? दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग। बिल्कुल 21 जून को भारत के निम्नलिखित में से कौन से भाग में नो शेडो जोन बनता है? ऑप्शन दे रखा है साथियों दक्षिणी भाग, ऑप्शन दे रखा है पूर्वी भाग, ऑप्शन दे रखा है साथियों आपके सामने उत्तरी भाग, और ऑप्शन दे रखा है साथियों आपके सामने पश्चिमी भाग। बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा राजस्थान का दक्षिणी भाग। तो बिल्कुल हमें यहां पर दक्षिणी भाग को राइट करना होगा साथियों, यहां पर हमें दक्षिणी भाग को राइट करना होगा। चलते साथियों प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? पांचवा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन की बात करते हैं 21 अगस्त को, 21 जून को, 21 मार्च को और 21 मई को। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 21 जून को। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार जो योग दिवस मनाया गया था वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहां पर जो सीरीज लेकर आ रहा हूं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको सभी क्वेश्चन के अगर आपको आंसर आते हैं तो बिल्कुल आप रिप्लाई आंसर कर सकते हैं। यहां क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? हाँ भाई, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 826 किलोमीटर। तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण के जो लेंथ है वो है 826 किलोमीटर। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ऑप्शन 4 ए। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा राजस्थान के उत्तर से दक्षिण का लेंथ कितना है? तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का जो लेंथ है वो है 826 किलोमीटर। सभी साथियों नोट कर लिए हैं? चलो भाई क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है? दोस्तों यहां क्वेश्चन कह रहा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई, यानी ये लंबाई आपसे पूछा है, ये लेंथ आप किससे पूछा है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व का लेंथ कितना है? 784 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, 869 किलोमीटर और 580 किलोमीटर। 850 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब दिया है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो लेंथ है वो है 850 किलोमीटर। कितना है साथियों? 850 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा बन सकता है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 850 किलोमीटर। आगे चलते हैं साथियों 8वां क्वेश्चन है राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? यहां क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? ऐसा कौन सा गांव है जो राजस्थान का बिल्कुल बीच में सेंटर पॉइंट पर स्थित है? यानी अगर मैं बात करता हूं कि ये राजस्थान का अगर मैप है और इस राजस्थान के मैप की अगर मैं बात करता हूं तो बिल्कुल बीच में स्थित सेंटर पर कौन सा गांव है? ऑप्शन है दोरई अजमेर का, जवाजा अजमेर का, लंपोलाई नागौर का, लाडनू नागौर का। जल्दी से जवाब करें कि ऐसा कौन सा गांव है जो राजस्थान का बिल्कुल सेंटर पर स्थित है? या बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान का बिल्कुल मध्यवर्ती जो गांव है वो है लंपोलाई, जो नागौर जिला में आता है।
तो यहां पर हमें राइट करना होगा नागौर का लामपोलाई जो गांव है राजस्थान का बिल्कुल सेंटर में स्थित गांव है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन। चेक कर लो भैया जल्दी से। हाँ भाई देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो कोशिश करिए कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार वॉच करें, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार, बतकाकार, आयताकार, अर्धचंद्राकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की जो आकृति है वो है पतंग के अनुसार। तो यहां अपन राइट करेंगे साथियों पतंगाकार। ठीक है भैया, राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार है। ए ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है पहला, ऑप्शन दे रखा है दूसरा, ऑप्शन दे रखा है तीसरा, ऑप्शन दे रखा है चौथा। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? बिल्कुल, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो भारत में स्थान है वो है साथियों पहला। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो हमें यहां पर राजस्थान को राइट करना होगा, ए ऑप्शन पहला। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? पहला। 11वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितना किलोमीटर है? आप सभी को पता है कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है, जिसमें से एक है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई कर्क रेखा राजस्थान में कितने किलोमीटर लंबी गुजरती है? कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? 62 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 26 किलोमीटर और एक ऑप्शन दे रखा साथियों आपके सामने 58 किलोमीटर। चलिए भाई, यहां पर सही जवाब होगा कर्क रेखा की जो राजस्थान में लंबाई है वो है साथियों 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लेंथ कितना है? कर्क रेखा की जो लंबाई है राजस्थान में 26 किलोमीटर है। चलते भाई 12वां क्वेश्चन, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी राजस्थान के जो जिले हैं जिसमें से अभी नए जिले बन गए हैं अनूपगढ़, जैसलमेर का अनूपगढ़ जब नया जिला बना है, तो इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की जो संख्या आता है यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सभी को पता है अंतरराष्ट्रीय सीमा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन पहले 4 जिले टच करते थे, अब 6 जिले टच कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां से लेकर यहां तक राजस्थान का जो अंतरराष्ट्रीय सीमा हिंदू मलकोट गंगानगर से प्रारंभ होती है और इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितना है? 5920 किलोमीटर। तो आप 5920 किलोमीटर में से अगर आप 1070 किलोमीटर माइनस कर देते हो तो राजस्थान की अंतरराज्य सीमा की लंबाई आ जाता है। और ये एक क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया मैंने कि राजस्थान की अंतरराज्य सीमा की लंबाई कितनी है। यानी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो राजस्थान 1070 किलोमीटर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ टच करता है। स्थलीय सीमा की अगर मैं बात करता हूं टोटल, तो टोटल है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। अगर 5920 में से 1070 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में आ जाता है राजस्थान की अंतरराज्य सीमा की लंबाई। यहां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, राजस्थान की अंतरराज्य सीमा की लंबाई कितनी है? जवाब करें भाई, राजस्थान की अंतरराज्य सीमा की लंबाई कितनी है? हाँ भाई, कितने साथियों का आंसर आ चुका है? बिल्कुल सही जवाब दिया है 4850। बिल्कुल, देखो इतना तो मैंने समझा दिया था ना भैया 4850 किलोमीटर।
4850 किलोमीटर। हाँ, डी ऑप्शन होगा, 4850 किलोमीटर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, डी ऑप्शन। चले आगे, प्रश्न संख्या 14। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? हाँ भाई, मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने तारागढ़, ऑप्शन दे रखा है गौरम जी, ऑप्शन दे रखा है जरगा, और ऑप्शन दे रखा है रघुनाथगढ़। यहां देखिए, यहां क्वेश्चन मध्यवर्ती अरावली पूछा है, यहां क्वेश्चन मध्यवर्ती अरावली पूछा, जरगा को राइट नहीं करेंगे। यहां क्वेश्चन पूछा है मध्यवर्ती अरावली, जरगा को राइट नहीं करेंगे भैया, जरगा को राइट नहीं करेंगे। गौरम जी बिल्कुल 933 मीटर, गौरम जी 933 मीटर, 933 मीटर मध्यवर्ती अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तारागढ़ 873 मीटर। बिल्कुल, ये मध्यवर्ती अरावली के सर्वोच्च चोटी की अगर अपन बात करते हैं तो गौरम जी को हमें यहां पर राइट करना होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आप सभी को। चलते साथियों, प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। जरगा और रागी पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है वो निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता है? जरगा और रागी पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है वो निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चार ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कांठल, बी ऑप्शन दे रखा है देशहरो, सी ऑप्शन दे रखा गिरवा, डी ऑप्शन दे रखा ऊपरमाल। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर, यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का लिंगेश पकड़े भैया। आपको क्वेश्चन ये पूछा था जरगा और रागी जो पहाड़ी है, जरगा और रागी पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? तो देशहरों के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? देशहरों के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहां पर राइट करना होगा बी, जरगा और रागी पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र है वो देशहरों के नाम से जाना जाता है। चलिए 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। लाठी सीरीज कौन से जिले में है? लाठी सीरीज निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? जल्दी से बताओ भाई, लाठी सीरीज कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है गंगानगर, ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन दे रखा है बाड़मेर, ऑप्शन दे रखा है बीकानेर। लाठी सीरीज कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब, लाठी सीरीज जो क्षेत्र है वो कौन से जिले में है? तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों जैसलमेर को। किसको राइट करना होगा? जैसलमेर को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लाठी सीरीज कौन से जिले में आता है? तो लाठी सीरीज आता है भैया जैसलमेर जिले में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मेवल के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी का जो क्षेत्र है उसको मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां। कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है? कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है? यहां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है? नहीं नहीं, क्वेश्चन का लिंग्वेज पढ़े ना भैया, कि कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है? बरखान, बिल्कुल बरखान है वो सर्वाधिक राजस्थान का गतिशील बालू का स्तूप है। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन पर राइट करना होगा। 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मंगरा विकास कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? राजस्थान में मंगरा विकास कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था?
2010, 2011, 2005, 2006, 2008, 2009, 2002, 2003। बिल्कुल, राजस्थान में मंगरा विकास जो कार्यक्रम को शुरू किया गया था 2005-2006 के दौरान किया गया था। तो राजस्थान में मंगरा विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2005 और 2006 में शुरू किया गया था। और अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां, 56 की पहाड़ियां स्थित है बाड़मेर जिले में, जालोर जिले में, जोधपुर जिले में, और एक दे रखा है जैसलमेर जिले में। 56 की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? 56 की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? हाँ भाई, आपको दे रखा है बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर। सही जवाब करें, बिल्कुल सही जवाब करें। बाड़मेर में सिवाना के मोकलसर तक लगभग 11 किलोमीटर लंबाई में गोलाकार पहाड़ियां 56 की पहाड़ियां कहलाती हैं। माना जाता है कि यहां पर 56 छोटी बड़ी चोटियां होने के कारण इन्हें 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। 56 गांव छोटे छोटे बसे हैं। तो बाड़मेर में सिवाना से मोकलसर तक लगभग 11 किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई जो पहाड़ियां है उन्हें अपन 56 पहाड़ियों के नाम से जाता है। चोटियां है छोटी छोटी जी बिल्कुल, आपको यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर देना होगा। 15 अगस्त 1949 को सबसे पहले विजय स्तंभ पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। वो कितने रुपए का जारी किया गया था? यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई विजय स्तंभ पर एक डाक टिकट जारी किया गया था, तो आप बताओ कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया था और कितने रुपए का जारी किया गया था? क्वेश्चन ये है 15 अगस्त 1949 को सबसे पहले विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया था। सवाल का क्लियर हो गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने रुपए का जारी किया गया था? 1 रुपए का। बिल्कुल सही जवाब दिया है, 1 रुपए। तुम दोनों को रेपटे पड़ेगा। हाँ भाई, यहां पर हो जाएगा 1 रुपए। वहां बाहर चलो भैया, बाहर चलो। 15 अगस्त 1949 को सबसे पहले विजय स्तंभ पर डाक टिकट कितने रुपए का जारी किया गया था? 1 रुपए का जारी किया गया था। यहां पर हमें राइट करना होगा 1 रुपए पर। क्लियर हो गया सभी साथियों के? 1 रुपए को क्लिक करना होगा। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी के? हाँ, सभी साथियों क्लियर हो गया क्या? हाँ, बच्चे लड़ रहे थे यार भैया, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 22, डाक टिकट से संबंधित असंगत कौन सा है? डाक टिकट से संबंधित असंगत कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थेवा कला पर क्या 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? दूसरा क्वेश्चन है आचार्य तुलसीदास पर क्या 3 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? विजय स्तंभ पर क्या 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था? देवनारायण की फड़ पर क्या 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? जल्दी से जवाब दीजिएगा। डाक टिकट से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? क्वेश्चन है क्या थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2 है आचार्य तुलसीदास पर 3 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। विजय स्तंभ पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो मैं आपको बता देता हूं 2 सितंबर 1992 को देवनारायण की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। बिल्कुल सत्य बात है। तो यहां पर जो सारे के सारे लिखा है वो सब सत्य है साथियों। यहां पर सारे के सारे जो ऑप्शन है वो सारे के सारे क्या हैं? सत्य हैं। यहां पर सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे साथियों? सत्य है भैया जी। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष आप सभी को पता है खेजड़ी है।
और खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? राजस्थान का राज्य वृक्ष आप सभी को पता है खेजड़ी है। खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 5 जून 1984 को, 5 जून 1988 को, 5 जून 1992 को और 5 जून 1994 को। हाँ भाई जल्दी से जवाब दो। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 5 जून 1984, 5 जून 1988, 5 जून 1992 और 5 जून 1994। जल्दी से बताइए भाई, खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? बिल्कुल 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया था और 60 पैसे का जारी किया गया था। 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया था, 60 पैसे का जारी किया गया था। कितने पैसे का जारी किया गया था? 60 पैसे का जारी किया गया था। तो 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया था, 60 पैसे का जारी किया गया था। 24वां, किस लोक देवताओं पर 5 रुपए का डाक टिकट सितंबर 2011 में जारी किया गया था? ऐसे कौन से लोक देवता है जिन पर 5 रुपए का डाक टिकट सितंबर 2011 में जारी किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था साथियों, बिल्कुल देवनारायण जी पर। देखो देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी किया गया था सितंबर 2011 पर। देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी किया गया था सितंबर 2011 पर 5 रुपए का। और जो देवनारायण जी की फड़ है उस पर जो डाक टिकट जारी किया गया था 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया था। देवनारायण जी की फड़ है उस पर डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया था। यह तो देवनारायण की फड़ पर जारी किया गया था, देवनारायण जी की फड़ पर जारी किया गया था। देवनारायण जी की फड़ पर जो डाक टिकट जारी किया गया था 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया था। और देवनारायण जी पर जो लोक देवता है उसकी पर जो डाक टिकट है वो सितंबर 2011 में जारी किया गया था। देवनारायण की जयंती के अवसर पर फसल को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नेडी करना, ओरनी करना, पाणत करना, दावण करना। जल्दी से बताओ भाई, फसल को अगर हम पानी देते हैं तो राजस्थानी भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया कि फसल को अगर पानी दे रहे हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है पाणत करना। वो प्रक्रिया कहलाती है पाणत करना। क्या कहना? पाणत करना। ग्रामीण क्षेत्र में पानी और दूध या छाछ को छानने के काम आने वाला वस्त्र कौन सा है? दाती, न्यातणों, नेडी और जेली। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप दूध को छानते हो, पानी को छानते हो, तो छानने के लिए एक इस्तेमाल करने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? बिल्कुल नातनों के वे। क्या कहते हैं भैया? न्यातनों। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना होगा। कुएं से पानी निकालते समय लाव को खींचने के लिए बेलों के चलने का ढालनुमा मार्ग क्या कहलाता है? गुणी, अड़ाव, नेनी, बांदरबाल। जल्दी से बताओ भाई, कुएं से जब पानी खींचते हैं और उसके अंदर जो बेल चलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? हाँ भाई, राजस्थानी बोलचाल भाषा में क्या कहा जाता है? गुणी, अड़ाव, नेनी, बांदरबाल। जल्दी से बताओ भाई, राजस्थान के शब्दावली से यहां से ये क्वेश्चन आया है और मैं आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां से क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। ना गुणी का बेटा, क्या कहते हैं? गुणी, गुणी। हाँ हुंडी कहवा, टुंडी भी कहा जाता है, गुणी कहा जाता है, गुणी। जैसे देखो मान लीजिए कि यहां से पहले आपको पता है कुआं होता था, ठीक है, इसके अंदर चड़स से पानी खींचते थे, तो खींचने के लिए बेल चलते थे। तो ये जो उतार चढ़ाव वाला क्षेत्र था ये गुणी कहलाता है। क्या कहलाता? गुणी। तो कुएं से पानी निकालते समय लाव को खींचने के लिए बेलों के चलने वाला ढालनुमा मार्ग क्या कहलाता था? जो ये यहाँ लगा होता था, यहाँ जो लगा था इसको गुणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? गुणी कहा जाता है। चलो 28वां क्वेश्चन, हल जोतते समय ऊंट या बेलों को हांकने के काम आने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? हल जोतते समय ऊंट या
बेलों के काम आने वाला वस्त्र कौन सा? नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ है, थोड़ा क्वेश्चन में देखो मिस्टेक है। हल जोतते समय ऊंट या बेलों को हाँकने के काम आने वाला, हाँकने के काम आने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यह है क्वेश्चन। हल जोतते समय ऊंट या बेलों को हाँकने के काम आने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है? कामड़ी, गेसला, प्राणी, मुसल। बिल्कुल प्राणी, उस डंडी को प्राणी कहा जाता है। उस डंडी को क्या कहा जाता है? प्राणी कहा जाता है। चलो भाई आगे है। राजस्थान में जब कोई बीमार हो जाता है तो सूत या मोली का धागा बांधा जाता है, देवता की जोत पर घुमाकर उसे क्या कहते हैं? राजस्थान में जब कोई बीमार हो जाता है तो मूली या सूत का एक धागा होता है, देवता की जोत पर घुमाया जाता है और उसके बाद में आपके गले के, हाथ के या पांव के अंगूठे की उंगली के बांध दिया जाता है। उसको मारवाड़ी भाषा में तांती के वे क्या कहते हैं? अपन तांती कहते हैं। तो यहां पर हमें राइट करना होगा ऑप्शन संख्या बी पर। तीसरा क्वेश्चन है, तराजू के पलड़ों को क्या कहा जाता है? हाँ भाई जल्दी से बताओ, तराजू के पलड़ों को क्या कहा जाता है? तराजू के पलड़ों को क्या कहा जाता है? बिल्कुल छेला कहा जाए। तराजू के पलड़ों को क्या कहा जाता है? तराजू के जो पलड़े होते हैं उनको चेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेला कहा जाता है। हल्दी घाटी संग्रहालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 है, हल्दी घाटी संग्रहालय कहां पर स्थित है? जवाब दो भाई। हल्दी घाटी संग्रहालय कहां पर स्थित है? राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। हल्दी घाटी संग्रहालय है भैया राजसमंद में। हल्दी घाटी संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो हल्दी घाटी जो संग्रहालय है वो राजसमंद में स्थित है। 32वां है, मोती महल संग्रहालय कहां पर स्थित है? जयपुर, बूंदी, अजमेर, भरतपुर। मोती महल संग्रहालय कहां पर स्थित है? जयपुर, बूंदी, अजमेर, भरतपुर। मोती महल संग्रहालय कहां पर स्थित है? बिल्कुल मोती महल संग्रहालय है भैया बूंदी में। मोती महल संग्रहालय कहां पर स्थित है? मोती महल संग्रहालय स्थित है बूंदी जिला में। कहां पर है भैया? बूंदी जिले में। महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश शोध संस्थान कहां पर स्थित है? महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश शोध संस्थान कहां पर स्थित है? जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिए भैया। महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश शोध संस्थान कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा भैया। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। जोधपुर के अंदर है। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध संस्थान है जोधपुर जिला में। यहां हमें राइट करना होगा डी ऑप्शन पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगड़ संग्रहालय स्थित है जोधपुर में, बांसवाड़ा में, पाली में, और एक ऑप्शन दिया है बाड़मेर में। जल्दी से बताओ भाई, वांगड़ संग्रहालय कहां पर स्थित है? बताओ जल्दी से, वांगड़ संग्रहालय कहां पर स्थित है? जल्दी से टाइप कीजिए भैया, वांगड़ संग्रहालय कहां पर स्थित है? नहीं पता? नाम से स्पष्ट है भाई। वांगड़ संग्रहालय कहां पर स्थित है? पाली जिला में। पाली जिला में है भाई, पाली जिला में है वांगड़ संग्रहालय। चलो भाई 35वां प्रश्न है,
गंगा निवास महल में स्थित करणी संग्रहालय कौन से जिले में? गंगा निवास महल में स्थित करणी संग्रहालय कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। गंगा निवास महल में स्थित करणी संग्रहालय है वो किस जिले में है? करणी संग्रहालय बीकानेर। ए ऑप्शन पर हमें यहां पर राइट कर देना होगा, बीकानेर के अंदर। 36वां क्वेश्चन है, लालगढ़ महल में स्थित शार्दुल संग्रहालय कौन से जिले में स्थित है? लालगढ़ महल नाम से स्पष्ट हो जाएगा और शार्दुल संग्रहालय यहां पर स्थित है। लालगढ़ महल में एक संग्रहालय है जिसका नाम है शार्दुल संग्रहालय। पूछ रहा है कौन से जिले में स्थित है शार्दुल संग्रहालय? बीकानेर में। सही जवाब दिया है बीकानेर में, बिल्कुल यहां पर सही जवाब आया है बीकानेर में। 1985 में स्थापित कालीबंगा संग्रहालय राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में? नाम से स्पष्ट हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में है भैया कालीबंगा संग्रहालय। आगे बढ़ जाते हैं। 38वां क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का नाहटा संग्रहालय कहां पर स्थित है? निजी क्षेत्र का नाहटा संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो निजी क्षेत्र का जो नाहटा संग्रहालय है वो है साथियों सरदार शेर चूरू में। निजी क्षेत्र का नाहटा संग्रहालय कहां पर है? सरदार शेर चूरू में स्थित है। सरदार शेर चूरू को राइट करना होगा। और इसी प्रकार चलते हैं। 39, प्राच्य विद्या संस्थान कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बार सीटी में रिपीट हो चुका है, सीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राच्य विद्या पीठ संस्थान कहां पर है? जोधपुर में है ना भैया, जोधपुर। 1950 में जयपुर में की गई थी, नहीं। प्राच्य विद्यापीठ संस्थान की स्थापना 1950 में जयपुर में की गई थी और 1958 में इसे जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थापना की गई, ये बोल रहा है कहां पर है, तो जोधपुर को राइट करना होगा। स्थापना की गई थी 1950 में जयपुर में। स्थापना की गई थी जयपुर में, स्थापना की गई थी जयपुर में और स्थापना की गई थी 1950 में और 1958 में इसे स्थानांतरित कर दिया जोधपुर। ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है वो है 40, अनूप संग्रहालय कहां पर स्थित है? ये आप सभी के सामने मैं क्विज के रूप में दे रहा हूं। आप समस्त साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करने का प्रयास कीजिए। साथियों वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में जरूर बताइएगा। रेगुलर इसी प्रकार की टॉप सीरीज आपके सामने चलती रहेगी। आप रेगुलर क्लासें लेते रहिएगा और अपना सेल्फ स्टडी करते हुए एक अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।